त्यागी का नाम लेने के बाद आप उसमें ताऊजी का जिक्र करेंगे और आप ये बताएंगे कि ताऊजी बिल्कुल बेकसूर है, इन्होंने कोई गुनाह नहीं किया, सारे इल्जाम जो इन पे लगाए गए हैं वो गलत है। करण, तुम मुझे इससे... ताऊजी, मैं किसी की बुराई नहीं भूलता हूं और ना ही किसी की अच्छाई को नजरअंदाज करता हूं। मैं तेरे को घर लेके जाऊंगा और सुन, तू जी भर के शरारत करना, भाड़ में गई दुनिया। मेरा बेटा मेरे साथ रहेगा। रॉनी, तुम सोनू को घर ले जा रहे हो? हाँ ठीक है, मैं इसका सामान लेकर आती हूँ। रंजना देवी जी, अगर आप एक मां की हैसियत से अपने बेटे को नसीहत देना चाहती हैं, तो मेरी राय है कि आप ये नसीहत जाकर करण को दीजिए, क्योंकि मुझे मेरा मकसद समझाने वाली आप होती कौन है? मैं इस कंपनी की चेयरपर्सन होती हूँ और तुम अपने काम पे ध्यान नहीं दे रहे हो। जरा धीरे बोलो, कहीं मजदूरों तक ये आवाज पहुंच गई तो मैं वाकई बेरोजगार हो जाऊंगा। वैसे चाचा, मजनू भी 9 to 5 की जॉब नहीं, 9 to 6 9 to 6 की जॉब नहीं किया करते थे, वो बेरोजगार थे। और फिर मेधा गाती अच्छा है, गा देगी, मजदूरों भाइयों पत्थर से ना मारो मेरे। जनाब, अगर आप अपनी ये विविध भारती बंद करें तो मैं वो कहूं जो मैं कहने यहाँ आया था। ये दिनेश शाह जो लगता है वो दरअसल है नहीं। तो फिर क्या है? He runs the mafia. ये मायूसी की बातें, ये शराब का ग्लास, आसार कुछ ठीक नहीं लग रहा है। क्या बात है ऋषभ? मेधा, जब जब जिंदगी किसी मेले से गुजरती है ना, उसके तुरंत बाद मुझे कैसे अकेली सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया जाता है कि सारे मेले का नशा ही उतर जाता है। और उसके बाद ये रक्षनदा से झगड़ा कर बैठे हो क्या? अरे अपना झगड़ा तो किस्मत के साथ चल रहा है, इसमें किसी का क्या कसूर। लाख कोशिश कर लूं, लेकिन ये दिल, एक कमबख्त दिल कभी आबाद नहीं होगा। जानती हो मेरा, रक्षनदा से मिलने के बाद मुझे लगा था कि मेरे दिल की तलाश अब पूरी होगी, लेकिन नहीं, वहां भी रुकावटें आ गई। कैसी रुकावटें? मेरे नाजायज भाई करण के दिल का दाखला। क्या? करण भी रक्षनदा को चाहता है? करण जैसे इंसान अपने अलावा और किसी को नहीं चाहते बेटा, किसी को नहीं। सिर्फ मेरा दिल दुखाने के लिए रक्षनदा से दिल लगा रहे। और मेरी मां रंजना देवी अपने उस लाडले के लिए मुझसे कुर्बानी मांग रही। वाह वाह, क्या बात। ऋषभ, किसी के दखल से क्या फर्क पड़ेगा? हाँ, तुम और रक्षनदा तो एक दूसरे को चाहते हो ना, बस काफी है। काफी तो हमारा प्यार भी था मेरा, लेकिन क्या हुआ, वहां भी लोगों का दखल हुआ और नतीजा कि आज तुम मेरे साथ नहीं हो। क्योंकि आज अगर तुम मेरे साथ होती तो मैं इस तरह इस बार में अकेले बैठा शराब न पीता। बस चुका होता। मेरे ख्याल से मुझे लगता है तुम कुछ ज्यादा पी चुके हो। मेरा कम ऑन, अरे कोई चीज तो जी भर के कर लेने दो मुझे। The night is still young, ladies and gentlemen. Cheers. But the heart is still broken. Waiter, one more. ऋषभ, हम कहीं और चलकर बातें कर सकते हैं। नहीं, कहाँ है कोई ऐसी जगह जहाँ दर्द की परछाई मेरे पीछे ना आए? है? चलते हैं।
कहीं नहीं जा सकते, बैठो इधर, बैठो। है कोई ऐसी जगह मेधा इस दुनिया में जहां मेरे सुखों पर दुख की परछाई ना मंडराए? है कोई ऐसी जगह? चलते हैं। मेधा कहाँ ले जा रही हो तुम मुझे? बैठो ना। सब लोग सांप की तरह डंक मारकर आराम से बैठ जाते हैं और ऋषभ मल्होत्रा के होंठ मुस्कुराए तो उसे डंक मार लो। चलो चलो चलते हैं, चलते हैं। He runs the mafia. क्या मतलब? मतलब उसका एक बहुत लंबा चौड़ा सिंडिकेट है और मिडिल ईस्ट में जितने क्राइम्स हैं सब ये कंट्रोल करता है और अपने आप को एक डायमंड मर्चेंट बताकर आजकल एम्स्टर्डम में बेस बनाया इसने। I don't believe this. ये ऑपरेट इतनी खूबसूरती से करता है कि मिडिल ईस्ट के पुलिस को भी उस पर शक नहीं होता है और किसी को पता नहीं ये क्या करता है। तुम्हारी बातों से लगता है कि ये कोई बहुत ही गहरी चीज है। इसकी गहराई का पता तो बड़े बड़े गोताखोर भी नहीं लगा सकते। तो फिर ये स्वेतलाना के साथ क्या कर रहा है? लेकिन जब तक मैं दुबई में था मैंने स्वेतलाना को इसके साथ कभी नहीं देखा। और हाल ही में इनकी मुलाकात नामुमकिन है। ये तो नहीं हो सकता कि जब वो कानून से इधर उधर भाग रही थी तो शायद। जब तक मैं दुबई में था वो वहीं था और इंडिया कई सालों के बाद आया वो। तो फिर इन दोनों में चक्कर क्या है? इनका रिश्ता क्या हो सकता है? माँ जी तो आपने ऋषभ जी का फैसला सुन ही लिया। उसने मेरा फैसला भी तो सुन लिया ना। आपने तो सिर्फ करण जी और रक्षांदर जी का फैसला सुना दिया, हमारा फैसला कहाँ हो पाया? प्लीज पूजा, तुम्हारा ये रोज का रोना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। जी माँ जी, हम जानते हैं हमारी आंसुओं की कीमत ना आपको है ना ऋषभ जी को। आजकल तो आपका सारा ध्यान करण जी और रक्षांदर जी के शादी में लगा हुआ है। रक्षांदर जी को आपने अपनी आंखों का तारा जो बना लिया है। तो क्या मैंने तुम्हारे लिए कोई कोशिश नहीं की है? अगर ऋषभ तुम्हें पसंद नहीं करता तो मैं क्या करूं? और अब आप कुछ करेंगी भी नहीं। हमारी जिंदगी तबाह करनी थी वो आपने कर दी। पूजा, अपनी जुबान को तमीज के दायरे में रखो। हमारी हैसियत मत भूलो और अपनी औकात भी। चलिए, साल भर के बाद ही सही आप बैठकर हमें सबक तो सिखा रही हैं। मैं तुम्हें कोई सबक नहीं सिखा रही हूँ, मैं तो सिर्फ एक बात कर रही हूँ। माँ जी, आप अपने आप को हमारी जगह पर रखकर देखिए ना। मैं क्यों? तुम्हारी जगह कोई भी होता ना तो उसकी अभी तक शादी हो जाती। प्लीज पूजा, मैं इस टॉपिक पे बात नहीं करना चाहती हूँ। अगर एक साल में तुम ऋषभ को नहीं लुभा पाई ना तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल, समझे? जी, कसूर आपका नहीं है, कसूर तो हमारा है। और अब हम हमारी असलियत पर उतर आएंगे, आप देखती रह जाएंगी। हाँ तो श्री एकनाथ जी, कोई खास बात? हाँ, मुझे तुमसे कुछ डिस्कस करना था। क्या? ओके ओके। हाँ, मेधा के बारे में और अपनी इस हालत के बारे में। क्या हुआ मेधा को? सुनील, मेधा के अंदर अजीबोगरीब तब्दीलियां हो रही हैं। जिस मेधा से मैं प्यार करता था वो चेहरा धीरे धीरे बदल रहा है। मैं समझा नहीं। ये जो कपड़े देख रहे हो ना तुम, ये मैंने मेधा की जिद की वजह से पहने। जब मैंने पहने थे तो मुझे खुद ही ये बड़े अजीब से लग रहे थे। अरे कपड़ों में क्या बुराई है? अरे एकनाथ, वो सब मजाक था। तुम इन कपड़ों में बहुत अच्छे लग रहे हो। देखो, बात सिर्फ कपड़ों की होती तो कोई परेशानी नहीं थी। बात मेरे अस्तित्व की है, मेरी शख्सियत की है।
मेधा सिर्फ मेरा लिबास ही नहीं, मेरी पूरी शख्सियत बदलना चाहती है, और इसके लिए वो जोर शोर से लगी हुई है। नहीं, वो क्या बदलाव चाहती है? सुनील, मैं ट्रेड यूनियन लीडर इसलिए नहीं बना क्योंकि मैं कुछ और नहीं बन सकता था। मैं इसलिए बना हूं क्योंकि मैं यही बनना चाहता था। मैं जानता हूं एकनाथ। नहीं, जानती तो मेधा भी है, मगर उसे मेरे ट्रेड यूनियन लीडर वाले रूप पर ऐतराज है। वो चाहती है कि मैं मल्होत्रा इंडस्ट्री का परमानेंट डायरेक्टर बनने का ख्वाब देखूं, वो बनने के लिए कोशिश करूं और मजदूरों के कॉज को पूरी तरह से भूल जाऊं। क्या मेधा ऐसा चाहती है? और क्यों? पता नहीं, उससे मेरे आदर्शों और मेरे उसूलों पर हंसी आती है। वो मेरा ये मजदूर नेता वाला रूप छिपाकर, रईसों वाले कपड़े पहनाकर मुझे अमीर बनाना चाहती है, एक नया रूप देना चाहती है। महंगे कपड़े, अमीरों का सर्कल, पता नहीं। एकनाथ, मैं समझ गया कि मेरा क्या चाहती है। क्या चाहती? देखो, वो तुम्हें बेशक चाहती है, पर वो तुम्हारे जरिए अपनी पुरानी चाहत को पूरा करना चाहती है। पुरानी चाहत? हाँ, आई एम सॉरी, बट मैंने सोचा था कि वो चाहत मर चुकी है, लेकिन वो चाहत आज भी उसके अंदर जिंदा है। क्या बनाना चाहती हो मुझे? ऋषभ मल्होत्रा। वो तुम्हारे अंदर ऋषभ मल्होत्रा देखना चाहती है। तुमसे पहले अगर उसने किसी से प्यार किया तो वो ऋषभ था, जो कि नाकाम रहा। वो तुम्हें ऋषभ मल्होत्रा बनाकर अपने पहले और दूसरे प्यार दोनों को हासिल करना चाहती है। सुनील, मेधा लाख कोशिश कर ले, पर एकनाथ ऋषभ मल्होत्रा नहीं बनेगा। एकनाथ, गुड मॉर्निंग मैडम। मिस्टर बंसल, अब आपका इस घर में क्या काम है? बस यूं ही मिलने चला आया। क्या मैं अंदर नहीं आ सकता? वैसे आप काफी बेशर्म हैं। आपको मालूम है, अगर किसी जंगली कुत्ते को भी इस तरह से धुतकार कर निकाल दिया जाता ना, तो वो दोबारा उस घर की तरफ देखता भी नहीं। और वैसे मैंने आपको बैठने के लिए नहीं कहा। आप कितनी बदतमीज हो सकती हैं, यह आप पहले ही साबित कर चुकी हैं, और सबूत की जरूरत नहीं। तमीज और बदतमीजी का जिक्र आप जैसे लोगों के माहौल में नहीं किया जाता, वो तो इंसानों के माहौल में होता है। मिस्टर बंसल, वैसे आप कितने बदतमीज हैं इसका सबूत आप दे चुके हैं। आप जैसे लोग दूसरे के रिश्तों का गला घोटकर अपनी तिजोरियां भरते हैं। भाई वाह, तलाक का फैसला आपका अपना था और इल्जाम मेरे ऊपर लगा रही है। तलाक तो मैं आज भी ले रही हूँ मिस्टर बंसल, लेकिन आपके तरीके से नहीं, अपने तरीके से। क्योंकि अगर आपके तरीके से तलाक लेती और वो 10 करोड़ हासिल भी कर लेती, तो मैं जिंदगी में सारा कुछ गवा बैठती थी। बस यही खामी है आपके अंदर कि आप कल क्या सोच रही थीं, आज क्या सोच रही हैं और कल क्या सोचेंगी, ये तीनों तीन अलग बात है। खैर, अब आपका भविष्य क्या होगा इसका तो ऊपर वाला मालिक है। वैसे आप मेरा बस बिल चुकता कर दीजिए तो मैं चलूं। बिल? किस बात के बिल है ये? अब कोई वकालत में खैरात में तो नहीं बांटता फिरता। आपके केस के लिए जो मैंने मेहनत किया है उसका मेहनताना। फिर भी मिस्टर बंसल, आपकी अक्ल ठिकाने हैं? आपने 11 लाख रुपए मांगे मुझसे। आपका केस कोई बेरोजगार वकील तो लड़ नहीं रहा था। आपने एडवोकेट बंसल का वक्त बर्बाद किया। अब इसे जुर्माना समझिए, हर्जाना समझिए या फीस समझिए, 11 लाख तो आपको देने ही पड़ेंगे। ये कोई जरूरी नहीं कि आप जो बिल मुझे पकड़ा दें, मुझे वो भरना ही पड़ेगा। आपकी और मिस्टर महेन की यही बात बिल्कुल मिलती जुलती है।
मिस्टर महन को भी जब 10 करोड़ की रकम दिखाई गई तो उन्होंने भी यही बात कही थी। खैर, आपको तो ये अच्छी तरह मालूम था कि मैं वो 10 करोड़ हासिल कर लेता, और मुझे ये अच्छी तरह मालूम है कि मैं ये 11 लाख हासिल कर लूंगा। लेकिन इस बिल का तो न सर है न पैर मिस्टर गौर बंसल। से देखिए, सब कुछ मिलेगा। बिल के डिटेल्स देखिए, सिर पैर पूंछ हाथ कान नाक सब कुछ दिखेगा। कागजी कार्रवाई हमारे पेशे की बुनियाद है, हम इसमें गलती नहीं करते। हो सकता है कल को अदालत में जाना पड़े, तो बिल तो सही होनी चाहिए। काफी चालाक है आप मिस्टर बंसल। कुछ न करने के लिए आपने 11 लाख रुपए मांग लिए। अब इसका अफसोस है हमें। ये 11 लाख तो आपको देने ही पड़ेंगे, और वो भी एक हफ्ते में। वरना आप जानती हैं कि आम आदमी कोर्ट के चक्कर लगा लगा कर बर्बाद हो जाता है, और कोर्ट के चक्कर लगाना हमारा पेशा है। गुड डे मैडम। स्काउंड्रल। और मैं तुम्हें शादी पर इनवाइट करूंगा। ऋषभ क्या करेगा? ऋषभ दुखी होगा, गजलें गाएगा देवदास। इनफैक्ट तुम अपना वक्त यहां बर्बाद क्यों कर रही हो? जाके उसे कुछ सिखाती क्यों नहीं हो गजलें? जरूर, लेकिन ऐसा होगा नहीं करण। I can suggest you one if you want. कि पुरानी है साइकिल साहब की, जब दिल ही टूट गया। Oh God. ऋषभ, आर यू ओके? Yeah, I'm fine. अगर तुम्हारी तबीयत कुछ ज्यादा खराब है तो तुम छुट्टी लेकर घर क्यों नहीं चले जाते? नहीं रक्षांदा, घर चला गया तो तबीयत और खराब हो जाएगी। लगता है कल शाम शराब कुछ ज्यादा ही पी ली। कसूर शराब का नहीं है, कसूर तो उसका है जिसकी वजह से मुझे ये शराब पीनी पड़ी। ऋषभ, तुम्हारे जैसे लोग जो कभी कभार शराब पीते हैं उन्हें हैंगओवर तो होता ही है। एक बात बताओ, या तो तुम शराब पीना बिल्कुल ही छोड़ दो या फिर रोज पीना शुरू कर दो। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा अपने इस शराबी बनने के मशवरे के लिए। तो अब तुम मुझसे ये उम्मीद भी रखती हो। गुड। एक बात बताओ ऋषभ, तुम अपने आप से क्या उम्मीद रखते हो? सच बताऊं रक्षांदा, अगर मेरा बस चला मैं शराब को हाथ तक नहीं लगाऊंगा, कभी नहीं। एक बात बताओ, तुम्हारा बस अपने ऊपर क्यों नहीं चलता? तुम औरों के बस में इतने जल्दी क्यों आ जाते हो? औरों को क्या जरूरत है मेरी जिंदगी में दखल देने की? ऋषभ, जिस दुनिया में हम रहते हैं वहां लोगों की दखल अंदाजी तो होगी ही। अब देखो ना, जब हम जन्म लेते हैं या जिस घर में हमारा जन्म होता है, ये हमारे बस में तो नहीं होता, और दूसरों का बस तुम्हारे ऊपर कितना चले ये तुम्हारे ऊपर है। अरे मेरे ऊपर क्या है रक्षांदा, क्या है मेरे ऊपर? और मैं कर भी क्या सकता हूँ? बिना पूछे मैं एक बात बताऊं, कल शाम जरूर तुम्हारा किसी से झगड़ा हुआ होगा या बहस हुई होगी, और बस तुमने ज्यादा शराब पी ली होगी। ऐसा ही कुछ हुआ था। हुआ था नहीं ऋषभ, ऐसा ही कुछ हो रहा है। कल की शाम गुजर गई, कल की रात गुजर गई, लेकिन उस बात का असर अब तक तुम्हारे दिमाग पर है और तुम आज का पूरा दिन खराब कर रहे हो। एक बात मैं जरूर जानती हूँ कि तुम इतने कमजोर नहीं कि तुम्हें शराब का सहारा लेना पड़े। ओह प्लीज रक्षिंदा प्लीज, मैं क्या हूँ क्या नहीं, क्यों हूँ और क्यों नहीं, मेरे बारे में तुम्हारी राय मैं बाद में जानूंगा। प्लीज, इस वक्त मेरा सर घूम रहा है, लीव मी अलोन। रक्षिंदा, मैडम। रक्षिंदा, मैंने तुमसे कुछ बातें करनी है अकेले में। मुझे बुला लिया होता। तुम नहीं समझोगी रक्षिंदा, तुम नहीं समझोगी। कुछ ऐसे लोग हैं जो मुझे बेइज्जत करने का एक भी मौका नहीं चूकते। तो लोग इत्मीनान से यहां बैठो, मैं ही चला जाता हूं।
मैडम, कोई प्रॉब्लम थी क्या? हाँ, क्या? तुम। शाह